Hello students, how are you all? Hope so you are fine. Students, today I will teach you the 14th chapter of class 10th science textbook, that is sources of energy. This chapter will be explained to you by Modi Academy. Coming to the first slide, a good source of energy. अब एनर्जी की बात आ रही है, ये पूरा चैप्टर एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्टली हम लोग एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, मतलब काम करने की क्षमता, उसको ही हम लोग एनर्जी कहेंगे। ठीक है। सोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के जो सोर्सेस होता है, मतलब जहां से हमको एनर्जी अवेलेबल होती है, उसको दो टाइप में मेनली क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड सेकंड है वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले ऐसी कुछ एनर्जीज होती है ये वर्ल्ड में जो अगर एक बार खत्म हो जाए तो वो जल्दी नहीं मिल पाने वाली है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल गैस। अब ये एनर्जी, ऐसी एनर्जी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में कंसीडर करते हैं। और कुछ एनर्जी ऐसी है जो अगर एक बार खत्म भी हो जाए तो वो नियर बाय फ्यूचर में वापस हमको मिल ही जाने वाली है। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी सोर्सेस को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहेंगे, जैसे कि सोलर लाइट, ठीक है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा। Any source of energy that does not get depleted or get exhausted is considered a good source of energy and are usually called as renewable energy sources. Features of good fuel. अब गुड फ्यूल किसे कहेंगे, ठीक है, तो उसके सर्टेन क्राइटेरियाज है, वो देख लेते हैं हम लोग कि गुड फ्यूल आखिर में होता क्या है। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब फ्यूल कितना आउटकम देगा वो डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। ठीक है, तो अगर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है उसका मतलब है कि वो एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। जब वो फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें से स्मोक नहीं निकलना चाहिए। अगर ये स्मोक कम निकलता है या फिर नहीं निकलता है तो वो फ्यूल अच्छा फ्यूल माना जाता है। फ्यूल चीप होना चाहिए एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल, और आसानी से मिल जाना चाहिए। ठीक है। इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट। अभी वो फ्यूल को अच्छे से हम लोग उस पर कंट्रोल कर सके और कहीं भी ट्रांसपोर्ट भी इजीली हो जाना चाहिए, तो ऐसे फ्यूल को हम लोग गुड फ्यूल में रखेंगे। कन्वीनियंट इन स्टोरेज, मतलब वो फ्यूल को अच्छे से हम लोग स्टोर कर पाए, वैसे फ्यूल को हम लोग गुड फ्यूल कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे जिससे हम लोग एक गुड फ्यूल को कंसीडर करते हैं कि वो फ्यूल अच्छा है। जनरली जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बाकी के 2 पॉइंट्स भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अगर हम लोग किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सपोज हम लोग क्रूड ले लेते हैं, क्रूड ऑयल, तो उसको बर्न करने से हमको बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होगी। दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स में कोल ले लेते हैं। कोल अच्छा हीट तो देता है लेकिन बहुत स्मोक निकलता है, और जो ऐश होता है वो भी ज़्यादा मिलता है हमको, तो इतना उसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये अच्छा फ्यूल है, क्योंकि ऐश भी तो प्रोड्यूस हो रहा है उससे। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद फॉसिल फ्यूल्स। These are the fuels formed from remains of dead plants and animals under the earth crust due to excessive pressure and temperature for millions of years. अब फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में इंक्लूडेड होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और नेचुरल गैसेस। अभी कुछ फ्यूल इस तरीके से बनते हैं कि जब प्लांट्स और एनिमल्स, उसके जो रिमेन्स होते हैं वो सालों तक ज़मीन के अंदर दबे होते हैं एट ए सर्टन प्रेशर, तो वो सब फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम वो उसको यूटिलाइज करते हैं
हमारे लिए जिस काम आए उस तरीके से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, चलिए वही पढ़ लेते हैं। अब ये पहला जो डिसएडवांटेजेस है कि फॉसिल फ्यूल्स वो नॉन रिन्यूएबल, मतलब अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो वो हमको नियर बाय फ्यूचर में वापस अवेलेबल नहीं होने वाले। दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब वहां से हार्मफुल गैसेस लिबरेट होती है। जो थर्ड डिसएडवांटेजेस है, अ लॉट ऑफ स्मोक, मतलब ये प्रोसेस के दौरान बहुत सारा स्मोक निकलता है, ठीक है। Now we will study about thermal power plant. First, the coal is burned into an furnace of steam boiler. अभी थर्मल पावर प्लांट में पहले कोल को जलाया जाता है फर्नेस में ऑफ स्टीम बॉयलर में, ठीक है। हाई प्रेशर स्टीम इज प्रोड्यूस इन द बॉयलर, फिर उससे हाई प्रेशर स्टीम लिबरेट होता है बॉयलर में। इन टरबाइन दिस स्टीम फोर्स रोटेट्स द टरबाइन ब्लेड्स। अब टरबाइन में ये वाला जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है हाई प्रेशर स्टीम, उसके वजह से टरबाइन ब्लेड्स घूमेगी, ठीक है। एज द टरबाइन ब्लेड्स टर्न्स इट कॉजेस जनरेटर टू डू इट्स वर्क। अब ये जो प्रेशर गिर रहा है, जो ब्लेड्स घूम रही है, उसके वजह से वो जनरेटर को फोर्स करेगा उसका काम करने के लिए एंड क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। और अब जनरेटर रोटेट हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। The transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distances. अब ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा अच्छा होता है उससे कि हम लोग कोल को और पेट्रोलियम को ट्रांसफर करें, ठीक है। Therefore many thermal power plants are set up near the coal और ऑयल फील्ड्स। इसी वजह से बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स को ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहां पे कोल या तो ऑयल फील्ड्स बहुत नजदीक हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप जो फिगर देख पा रहे होंगे वो उसके अंदर थर्मल पावर प्लांट में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो डायग्राम वाइज दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी कोल को जलाते हैं हम लोग स्टैक में जहां पे फर्नेसेस है, ठीक है। वहां से हाई प्रेशराइज स्टीम निकलती है जो टरबाइन को घुमाएगी। अब टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन के साथ जनरेटर कपल्ड होता है, ठीक है। तो जनरेटर भी रोटेट करेगा और जनरेटर अगर रोटेट करेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी को फिर ट्रांसमिट किया जाता है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस जहां पे उसकी जरूरत है, ठीक है। फिर जो अभी जो बॉयलर में जो स्टीम बची हुई है उसको कंडेंसर में डाला जाता है जहां पे वो ठंडी होती है और फिर से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको इस तरीके से वो पूरी साइकिल में घुमाया जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट। Hydropower is an electricity generated using the energy of falling and running water. अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। पानी अगर पीछे डैम के पीछे यहाँ पे स्टोर होता है, इसको कहते हैं रिजर्वायर। तो इस फॉर्म में वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है और जैसे ही पानी को हम मूव करने के लिए अलाउ करते हैं तो वो टरबाइन को घुमाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उस वजह से जनरेटर फिर से रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी डैम में जनरेट होती है, ठीक है। नाउ वी विल सी वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं, चलिए। डैम और रिजर्वायर इज मेड ओवर अ रिवर टू कलेक्ट वाटर इन ह्यूज अमाउंट। अभी डैम या फिर रिजर्वायर वो रिवर के अक्रॉस में बनवाया जाता है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर को कलेक्ट कर सके, ठीक है। वाटर कमिंग of high speed rotates the turbine which in turn actives a generator to produce electricity. अब ये जो हाई ऑल्टीट्यूड से पानी आ रहा है उसके वजह से टरबाइन रोटेट होगा जिससे एक जनरेटर कपल्ड होता है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। कई बार हाइड्रो पावर प्लांट्स में गेट से पानी नहीं आता है लेकिन एक स्मॉल कैनल टू चैनल कनेक्ट होती है जिससे
वो पानी आता है और उसके द्वारा एक टरबाइन रोटेट होता है और इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिगर में आप एक पूरा डैम का कंस्ट्रक्शन देख पा रहे होंगे, जहां पे ये पीछे के साइड रिजर्वायर है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, बहुत लार्ज कैपेसिटी का पानी इसमें स्टोर कर सकता है। रिजर्वायर को हम लोग एक बड़ी स्टोरेज टैंक ही बोल सकते हैं, पानी स्टोर होता है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे ये सब गेट्स होता है जहां से पानी गिरता है। ठीक है, और टरबाइन भी इसके अंदर ही फिटेड होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट के कुछ एडवांटेजेस हैं, चलिए वही पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेजेस दिया गया है, वो है इट इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब पानी ऐसे फ्री मिलता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसके पीछे कॉस्ट नहीं होने वाला है टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के दौरान। ठीक है, दिस पावर प्लांट्स आर पॉल्यूशन फ्री। अब ये पावर प्लांट की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स। अब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो नदियों में बाढ़ आती है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अब एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए, अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के। हाइड्रो पावर कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन सर्टेन लोकेशंस, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ रिवर, ओशन। अब ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है वो कुछ ही जगहों पे हम लोग लगवा सकते हैं। ठीक है, जब नदी के अक्रॉस में लगवाने पड़ते हैं या फिर ओशियन के बहुत नजदीक में ये इस पावर प्लांट्स को लगवाने पड़ते हैं। बाकी कोई लोकेशन पे तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा पानी लाएंगे कहां से हम लोग। ऑल्सो लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ डैम। और ये डैम बनवाने में जो एरिया चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है एरिया की। ठीक है, नाउ द सेकेंड डिसएडवांटेज इज vegetation submerged below dam produces methane which leads to greenhouse effect। अब पानी बहुत ज्यादा रिजर्वायर में फील हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से जो वेजिटेशन होता है रिजर्वायर में वो पानी में डूब जाता है, और उसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होती है, क्योंकि मीथेन वहां से लिबरेट होने वाला है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट बायोमास। बायोमास इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी that is directly obtained from plants and animals such as wood, agricultural waste, cow dung, that is गोबर। अभी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कहां से मिलेगा हमको, एनिमल्स से, प्लांट्स से, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट से, या फिर काउ डंग से, गोबर से। ठीक है, अब वुड, इट प्रोड्यूसेस बायोमास एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर लॉन्ग टाइम। अब लकड़ी का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, उससे बायोमास बनाएंगे। ठीक है, और हम ऐसे फ्यूल भी उसको यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। इट प्रोड्यूसेस स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेजेस है कि जब हम लोग उसको वुड को जलाते हैं तो उसके वजह से बहुत सारा स्मोक लिबरेट होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस मच हीट। अब ये लकड़ी जलाने से बहुत जिस अमाउंट में हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस अमाउंट में हीट हमको नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये एक बायोमास साइकिल है कि किस तरीके से एनर्जी पूरा सर्कुलेट होता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट चारकोल। व्हेन वुड इज बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस चारकोल। जब लकड़े को हम लोग जलाते हैं लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो वो हो जाएगा चारकोल। चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड एज हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब चारकोल को लकड़े से ज्यादा अच्छा फ्यूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि चारकोल को जलाने से हमको जो हीट मिलती है उसकी हीट हाई कैलोरीफिक वैल्यू की होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग। जब जलाते हैं हम लोग तो स्मोक लिबरेट नहीं होता इतना लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, इसीलिए चारकोल ज्यादा प्रिफर किया जाता है कंपेयर टू वुड। अब यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये चारकोल जलाया जा रहा है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट काउ टंग यानी गोबर। इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ स्मोक। अब गोबर जलाने से बहुत सारा क्वांटिटी में स्मोक लिबरेट होता है। ठीक है, इट डज नॉट कंप्लीटली बर्न। अब ऐसा नहीं बोल सकते काउ डंग
कंप्लीटली बर्न हो चुका है, ठीक है। इट हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू, अभी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत कम रहती है। ऑल्सो इट प्रोड्यूसेस एश, और इसको इसको जलाने से राख भी बनती है। नाउ लेट्स सी हाउ अ बायोगैस प्लांट वर्क्स। A biogas plant is a dome-like structure built with bricks where the cow dung and other bio-waste are mixed with water to form a slurry and put into a digester. अब एक कैनल जैसे बनाया जाता है जिसके अंदर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, काउ डंग होता है, उसको पानी के साथ मिला के हम लोग स्लरी बनाते हैं और उसको कलेक्टिवली एक डाइजेस्टर में डालते हैं। ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आधा जमीन के अंदर होता है, आधा बाहर होता है, ठीक है। द डाइजेस्टर इज सील्ड चैम्बर विथ एनबायोटिक बैक्टीरिया विच ब्रेक्स डाउन द स्लरी। अभी ये डोम के लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यानी डाइजेस्टर के अंदर एक बैक्टीरियाज भी मिलाया जाता है वो स्लरी के साथ, जिससे वो स्लरी को ब्रेक करता है, ठीक है। This decomposition process releases gas like methane, CO2, hydrogen, sulfide and hydrogen. अब ये जो प्रोसेस होता है उससे बहुत सारे गैसेस लिबरेट होते हैं, जैसे कि मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। इसका इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट विंड एनर्जी। अभी हवा, हवा तो कुछ इतना खर्चा होता नहीं है, एटमोस्फियर में इजीली अवेलेबल है, तो इसका इस्तेमाल करके भी हम लोग एनर्जी रिलेट कर सकते हैं, जिसको नाम दिया है हमने विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इको फ्रेंडली एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो विंड एनर्जी होता है वो बहुत इको फ्रेंडली होता है और एक एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। विंड इज नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। इट इज हार्नेस्टेड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब विंड कैसे जनरेट होती है कि जब अर्थ के सरफेस पे अनइक्वल हीटिंग होता है तो उसके वजह से हवा बहती है और कुछ ज्यादा स्पीड से बहती है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसीलिए उसको यहाँ पे इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड by rotatory structures known as windmills. अब हमको विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते हैं जिसको हमने कहा है विंड मिल्स। दे आर ह्यूज ब्लेड्स और फैंस अटैच्ड वेरी हाई ऑन ए रिजिड सपोर्ट दैट इज अटैच्ड टू टर्बाइन्स एट रोटेट एट हाई स्पीड्स ऑफ विंड एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक हाई स्ट्रक्चर वैसे बनाया जाता है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे रखा जाता है, जिससे एक ब्लेड्स कनेक्ट होते हैं, हवा की वजह से वो ब्लेड्स घूमती है और वो ब्लेड्स के साथ एक जनरेटर अटैच होता है और जनरेटर भी घूमेगा, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अ सिंगल विंड मिल हैज अ लो आउटपुट एंड देयरफॉर विंड फार्म्स आर बिल्ट दैट कंप्राइजेस ऑफ सर्वल विंड मिल्स। अब एक विंड मिल से इतना सारा जनरेशन तो होता नहीं है कि वो हम लोग कहीं पे उसको ट्रांसमिट कर पाए और किसी के बहुत ज्यादा काम आए, तो इसीलिए बहुत सारे विंड मिल्स को कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से, जिसको हम लोग विंड फार्म्स कहते हैं, ठीक है। और इसका जनरेशन होगा जो फाइनल आउटपुट वो बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग इसे इजीली ट्रांसमिट भी कर पाते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जहां पे पूरा का पूरा गांव को एक इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए या फिर पूरे के पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे विंडमिल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पे विंडमिल का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जनरेटर, ये ब्लेड्स कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप गियर बॉक्स भी देख पा रहे होंगे जिसका काम होता है ये टॉर्क को बढ़ाता है। नाउ वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला, इको फ्रेंडली तो है ही, एफिशिएंट भी है, मतलब ज्यादा आउटकम दे रहा है। रेन्यूएबल सोर्स विथ नो रिकरिंग कॉस्ट। अब रेन्यूएबल है मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला ऐसा सोर्स है, क्योंकि विंड कभी खत्म नहीं होने वाली है शायद, ठीक है। और रिकरिंग कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा इसके पीछे जो खर्चा होता है
वो नहीं आता है। लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के लिमिटेशंस भी होते हैं। विंड स्पीड शुड बी कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो विंड स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, दैट इज मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर, तो ही ये विंड फार्म्स और विंड मिल्स काम करेंगे, ठीक है। मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटीज लाइक सेल। इसके अंदर बैकअप स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए जैसे कि सेल। रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया। अभी यहाँ पे बहुत सारे लैंड एरिया की जरूरत होती है, इसीलिए जनरली इसको डेजर्ट एरियाज में डाला जाता है, ठीक है, या फिर कोस्ट लाइन में। हाई इनिशियल कॉस्ट। अब जो फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट आता है इसको इंस्टॉलमेंट का, वो बहुत ज्यादा होता है। अब रेगुलर मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, तो ये सब लिमिटेशंस है विंड एनर्जी के। To focus the sun rays, the device is covered with a glass plate, thereby establishing the greenhouse effect by trapping heat inside the cooker. अब इसके अंदर एक ग्लास भी यूज होता है जिसका काम होता है सन रेस को एक पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। और ये जो सोलर कुकर होता है इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो जाती है जिसके वजह से खाना पक जाता है, ठीक है। यहाँ पे सोलर कुकर का इमेज दिया हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। Now we will study about solar cell. A device that converts solar energy to electricity is known as solar cell. अभी ऐसा डिवाइस जो सोलर एनर्जी को सोलर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है उसे सोलर सेल कहा जाता है। A typical cell develops a voltage of 0.5 to 1 volt and 0.7 watt of electricity. अब एक सोलर सेल 0.5 से लेके 1 वोल्ट तक डेवलप करता है और 0.7 वॉट जैसी जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है। A large number of such cell can combine to form a solar panel which can generate power large enough for practical uses. अगर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ जनरेशन चाहिए तो क्या करना होगा, जो बहुत सारे सोलर सेल को एक करना होगा, ठीक है, जिससे हमको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट मिलेगा। अब ये जो सोलर सेल्स को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से तो एक सोलर पैनल बन जाएगी, ठीक है, पूरा लार्ज अमाउंट। अब उसका एडवांटेजेस क्या है, मतलब सोलर सेल का एडवांटेजेस क्या है। सो देयर आर नो मूविंग पार्ट्स इन अ सोलर सेल, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, कैन बी सेट अप इन रिमोट एरियाज। अभी इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो मेंटेनेंस कम हो जाएगा और कहीं भी ये इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये 3 उसके एडवांटेजेस हैं सोलर सेल के। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है कि सोलर रेज उसके ऊपर गिर रही है और ये सोलर जो एनर्जी आ रही है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नाउ वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। अब एडवांटेजेस हमने देख लिए, अब डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस requires a special grade silicon which is not easily available. अब सोलर सेल बनाने में एक स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और ये जो सिलिकॉन है स्पेशल ग्रेड का वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। सो इस वजह से वो सोलर सेल की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे डिसएडवांटेजेस देखते हैं। यूसेज ऑफ सिल्वर फॉर इंटरकनेक्शन मेड इट एक्सपेंसिव। अब जब हम लोग बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस वजह से वो जो सोलर पैनल बनाती है वो कुछ कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोब्स एंड मैनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल। अब सोलर सेल की ज़रूरत बहुत सारी जगह पे पड़ती है, वो हमने एग्जांपल देख लिए। कैलकुलेटर्स में ज़रूरत होती है, सैटेलाइट्स में ज़रूरत होती है, टॉयज़ में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इतने सारे उसके एप्लीकेशंस हैं सोलर सेल के। नाउ एनर्जी फ्रॉम सी। अब हमको एनर्जी सी में से किस तरीके से अवेलेबल होती है वो पढ़ ले। The seas and oceans and other water bodies are a source of kinetic and potential energy due to immense volume of water and the motion of waves. अब पानी में waves होती है, ठीक है,
वो सी बॉडी हो, रिवर हो, कुछ भी हो, तो इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं वाटर बॉडीज का, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एनर्जी फ्रॉम सी। नाउ वी विल सी टाइडल एनर्जी। Tides are variations in level of water due to the gravitational pull of moons. अभी टाइड्स राइज होती है सी में, वाटर बॉडीज में बड़ी बड़ी, ठीक है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सेम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, अभी ये राइज क्यों होती है टाइड, तो उस तरह यहाँ पे उसका एक रीजन दिखा दिया हुआ है, वो होता है मून का ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल और हाई एंड लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स टाइडल एनर्जी। अब ये जो राइज टाइड्स कर रही है, फिर पूरा वाटर बॉडी पुल हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इसके वजह से एनर्जी जनरेट होती है, और यही एनर्जी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम नियर द नैरो ओपनिंग्स ऑफ सी। अब इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे, कि हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पे एक नैरो ओपनिंग होगा सी का वहां। ठीक है, वहीं से हम लोग को पता चलेगा कि कितना राइज हुआ, कितना फॉल हुआ। ठीक है, व्हेन द टाइड सेट्स इन इट मूव्स द टर्बाइन विच डायरेक्टली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जब टाइड्स गिरती है तो उसके वजह से टर्बाइन मूव होता है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट इज लिमिटेड टू प्लेसेस नियर द सी। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है, तो इसका एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ जो सी के पास जगह होती है वहीं पे हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। Now we will study about the wave energy. Waves processes a lot of kinetic energy that can be harnessed to produce electricity. अब waves में बहुत सारी एनर्जी होती है, और एनर्जी कौन सी, तो काइनेटिक एनर्जी, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, waves are generated by strong winds blowing across the sea. अब waves कहाँ से बनती है, तो जो waves एयर फ्लो होती है नियर द सी, उसके वजह से वेव्स जनरेट होती है, और वेव्स का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी। द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट सर्टेन डेप्थ इन ओशंस इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी। अब जैसे जैसे हम सी के डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंसेस का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, और ये एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंसेस मस्ट बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द सरफेस एंड द वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर। अब ये टेम्परेचर डिफरेंसेस कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए एट द डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर तक। ठीक है, ओशन के अंदर। वार्म वाटर इज यूज टू बॉयल वॉलेटाइल एमोनिया टू फॉर्म वेपर्स दैट मूव द टर्बाइन। अब ये जो वार्म वाटर है उसको हम लोग बॉयल करेंगे वॉलेटाइल एमोनिया के साथ, जिससे वेपर्स मिलेगी, जिससे टर्बाइन मूव करेगा, और टर्बाइन मूव करेगा तो जनरेटर तो इसके साथ अटैच्ड होगा ही, और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। कोल्ड वाटर इज यूज टू कंडेंसेट द वेपर बैक टू लिक्विड, और ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे वो जो स्टीम बन रही है उसको वापस हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि पूरा सिस्टम किस तरीके से ओशन के अंदर अटैच्ड होता है। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अर्थ्स इंटरनल हीट। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ। यहाँ पे लिखा है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अर्थ के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, मॉल्टन रॉक्स फ्रॉम अर्थ कोर समटाइम्स कम अप ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस एंड गेट ट्रैप्ड इन द हॉटस्पॉट। जो अर्थ की इंटरनल हीट होती है ना, वो कई बार कुछ इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से ऊपर आ जाती है और वो एक जगह फंस जाती है, जिसको यहाँ पे हॉटस्पॉट्स कहा गया है। When the underground water comes in contact with the hotspots, steam is generated. और जब अर्थ का पानी इसके कांटेक्ट में आता है तो वो स्टीम जनरेट करता है। ठीक है, जिससे इंटरनल
स्टीम कहा गया है। द स्टीम इज यूज टू रोटेट टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और यही स्टीम का इस्तेमाल करके टर्बाइन रोटेट होता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है कि जियोथर्मल एनर्जी किस तरीके से कितने बड़े प्लांट में जनरेट की जाती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अभी जनरेशन चेंज हो रहा है, 21st सेंचुरी आ चुकी है, तो हमको भी एनर्जी के नए नए सोर्सेज ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जो सबसे कन्वीनियंट है हमारे लिए वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो चलिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मीन्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से जनरेट होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड टू कैरी आउट सस्टेन्ड fission chain reaction to produce electricity by a control rate। अब यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक कंट्रोल रिएक्शन होता है जिससे हम लोग को बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, जिससे हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी हमको आउटकम में फाइनली मिलती है। और ये न्यूक्लियर जो फिजन है वो कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, वरना वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको न्यूक्लियर बॉम्ब के साइड इफ़ेक्ट्स तो पता ही है, जो हुआ था जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी में, उतना भी खराब हालत हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस वेर अ हैवी एटम, अभी न्यूक्लियर फिजन में हैवी एटम जैसे कि यूरेनियम और प्लेटोनियम, उसको बॉम्बार्ड किया जाता है with neutrons that split the atom into lighter nuclei. The process releases tremendous amounts of energy। अब जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है मतलब एक हैवी एटम जिसमें आता है यूरेनियम और प्लेटोनियम, उस पर न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया जाता है, जिससे वो स्प्लिट हो जाता है 2 छोटे छोटे एटम्स में, जिससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, नाउ वी विल सी डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने के डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए वो देखते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट। अब न्यूक्लियर फिजन होने के बाद न्यूक्लियर वेस्ट तो बचता ही है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के लिए कि हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट का करें क्या, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को ऐसे तो रख नहीं सकते, वरना वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करने लगेगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे डिसएडवांटेजेस लिखा गया है वो है हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी जो न्यूक्लियर प्लांट डाल रहे उसको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए और मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसका बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, जो थर्ड डिसएडवांटेज है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम हर किसी देश के पास तो नहीं होता है, वो सर्टन कंट्रीज के पास होता है। ठीक है, तो जिस कंट्रीज के पास यूरेनियम नहीं है वो क्या करेगा, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा, खरीदेगा। ठीक है, तो जिसमें बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, तो ये उसका एक डिसएडवांटेजेस है कि हर जगह वो नहीं मिलता है। द फोर्थ पॉइंट इज कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। अभी यहाँ पे फोर्थ जो डिसएडवांटेजेस है कि इसका इस्तेमाल पर्पसेस के लिए भी किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनवाने में। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियर फिजन में स्प्लिट कर रहे थे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम 2 लाइटर न्यूक्लियाई को एक करने वाले हैं, जिससे वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड एंड वी कैन यूज दैट एनर्जी टू फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्यूजन मीन्स कंबाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस अ हैवियर न्यूक्लियस, यूजुअली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटॉप्स टू क्रिएट हीलियम। अब हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है या फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप को कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म हीलियम बनाने में। ठीक है, इफ इट रिलीजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसके वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है जब एक करते हैं तो। ठीक है, और इसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे 2 लाइटर न्यूक्लियाई को एक किया जाता है। ठीक है, जहां से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है।
Now we will study about difference between renewable energy sources and non-renewable energy sources. अभी यहाँ पे मैं renewable energy source के बारे में एक पॉइंट पढ़ूंगा और उससे जस्ट ऑपोजिट होगा वो पॉइंट non-renewable energy source के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में दिस रिसोर्सेज आर पॉल्यूशन फ्री renewable में, तो नॉन renewable में क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है। इट इज इनएग्जॉस्टेबल, तो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होगा, एग्जॉस्टेबल होगा। दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, तो नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होगा, दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी ओनली। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज लो, तो नॉन रेन्यूएबल में क्या होगा, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली as the amount of carbon emission is high. Rate of removal is greater than rate of consumption. तो नॉन renewable में क्या होगा, rate of renewable is lower than rate of consumption, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो डिफरेंस दिखा रहे हैं हमको रिन्यूएबल सोर्सेस में के बारे में और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रहा है वो है ये, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री। अभी कोई ऐसा सोर्स नहीं है एनर्जी का जो पॉल्यूशन फ्री हो या फिर पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री हो। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन, अब फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। वेजिटेशन सबमर्ज्ड बिलो द हाइड्रो पावर डैम लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब जो वेजिटेशन डूब चुका है पानी के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट में, उसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेस लिबरेट होती है। सीएनजी क्रिएट्स सच लेसर पॉल्यूशन देन पेट्रोल एंड डीजल, अभी सीएनजी पॉल्यूशन बहुत कम करता है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, लेकिन करता तो है। एलपीजी इज द बेस्ट चॉइस फॉर कुकिंग पर्पस, अब कुकिंग पर्पस के लिए एलपीजी सबसे अच्छी चॉइस मानी जाती है, ठीक है। सन इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। ये पॉइंट्स थे जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमको दिखा रहे थे। थैंक यू गाइस, दिस प्रेजेंटेशन वॉज प्रेजेंटेड to you by Modi Academy. If you like our teaching, please press the like button. If you want to share this video with your friends, you can press the share button. And if you want such more videos that will be uploaded by us in the nearby future, you can subscribe our channel and don't forget to press the bell icon in order to get notification for the video. Thank you.